नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात महंगाई की। बचपन में कहानी सुनी थी। एक गरीब परिवार में 4 बच्चे थे। रात का वक्त हुआ, बच्चों को भूख लगी तो मां को कहा, मां खाना खाना है। मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी बना देती हूं। आज मैं बच्चे तुम्हारे लिए चावल बनाती हूं। बच्चे खुश, इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। बच्चे कहने लगे, मां भूख लगी है। मां कहती है, बस थोड़ा वक्त हो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। बच्चे खाने के इंतजार में सो जाते हैं, लेकिन चावल नहीं बनते। जानते हैं क्यों नहीं बनते? क्योंकि मां चूल्हे पर तेज आंच पर सिर्फ कंकड़ पका रही थी। शायद उस वक्त उज्ज्वला योजना नहीं थी, और होती भी तो वो मां क्या कर लेती? वो थोड़ी ना 800 रुपए का सिलेंडर खरीद कर लाती। खैर, बच्चों को कंकड़ की आवाज आ रही थी। उनको अच्छा लग रहा था चावल पक रहे हैं, और खुश होते होते बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। आज प्रदेश में हजारों और देश में लाखों लोग होंगे जहां मां बच्चों को कुछ ऐसे ही सुला रही हो, क्योंकि महंगाई कमर तोड़ रही है और तेल निकाल रहा है। आप जानते हैं, पेट का साइज जितना छोटा होता है उतनी भूख कम लगती है। विज्ञान भी कहता है कि आप पेट पर कपड़े को कसकर बांध लेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो फिर सरकार अगर महंगाई कम ना कर सके तो कम से कम वो कपड़ा ही हर घर तक बंटवा दे जो पेट पर बांध दिया जाए। सोचिए, लगभग हर दाल 100 रुपए प्रति किलो मिल रही है। सरसों का तेल 170 से 180 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। गैस सिलेंडर 800 रुपए के आसपास है, और पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। मतलब हर आदमी बस यही कह रहा है, हर दिन तेल दाल आटे की चिंता खाए जाती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि हर दिन सताती है। आम आदमी दबा जा रहा महंगाई के नीचे। शत्रु मुर्ग सम देख ना पाते, नेता आंखें मीचे। फिर भी सवाल तो करना पड़ेगा कि साहब, महंगाई को मारो वरना गरीब मर जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए, हालांकि मुद्दा नहीं मजबूरी है, जरूरत है, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल सिंह रूंदिया जी, और राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टांग जी। आशीष चतुर्वेदी जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं सर। महंगाई को अगर कम ना कर पाए तो हाथ जोड़कर आपसे विनती है, वो कपड़ा कम से कम घर घर तक पहुंचा दीजिए जिसको पेट पर गरीब बांध ले और उसको भूख कम से कम लगे। विजेंद्र जी, कुछ बातें हैं जो मैं आपके टीवी के माध्यम से रखना चाहता हूं। देखिए, राजस्थान में आज लगभग सभी 33 जिलों में जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपए के लगभग है, 100 रुपए के ऊपर ही है, क्रॉस कर चुका है। अब हमको ये समझना होगा, मैं कुछ आंकड़े रख रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे निश्चित रूप से टोकिएगा जी। 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, वसुंधरा जी के नेतृत्व में, और उस टाइम पे जब हमने सरकार छोड़ी थी तो जो डीजल है उस पर वेट 18% था और पेट्रोल पर वेट था 26% जी। ये सरकार ने कई बार बढ़ोतरी करी, और इस जनवरी में आकर के जब उनको लगा कि बहुत बेहताशा हो गया है वेट, तो उन्होंने मात्र 2% कटौती करी जी। और आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में डीजल पर वेट 26% है और पेट्रोल पर जो वेट है वो 36% है जी। ये जो वेट आ रहा है पेट्रोल पर, ये पूरे इंडिया में सर्वाधिक है, और यही कारण है कि अगर हम पंजाब से कंपेयर करें, गुजरात से कंपेयर करें, उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें, हरियाणा से कंपेयर करें, तो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं जी, ये हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं इनके कंपैरिजन में सर्वाधिक है। आप देखिए, यहाँ पे पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। ठीक है सर, ये सवाल मैं उनसे कर लूंगा, लेकिन आप अगर इसके साथ ये भी बता देते कि 2018 के अंदर केंद्र सरकार कितना वैट वसूल रही थी, टैक्स वसूल रही थी, और आज उस टैक्स की वृद्धि कितनी हो गई, तो मुझे लगता जनता के साथ इंसाफ हो जाता। अगर आप ये भी बता देते कि 2014 के अंदर क्रूड ऑयल के दाम क्या थे इंटरनेशनल बाजार में, और उस वक्त पेट्रोल के दाम क्या थे, और आज क्रूड ऑयल के दाम कितने हो गए हैं और आज पेट्रोल के दाम कितने हैं, तो शायद इंसाफ हो जाता।
अगर आप ये भी बता देते कि 2 मई से पहले पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े और 2 मई के बाद आज तक 18 बार पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए, डीजल के दाम क्यों बढ़ गए, तो मुझे लगता है इंसाफ हो जाता। लेकिन सर सुनिए जरा, आज मैं बिल्कुल भी डिबेट के मूड में नहीं हूं। यह दर्द है जनता का। पेट्रोल सर शरीर पर आग लगाने के काम आता है, लेकिन सरसों का तेल, दाल उस पेट को भरने का काम करती है। यह भी मुझे बता दीजिए कि उनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं। 180 रुपए लीटर अगर सरसों का तेल कोई गरीब आदमी खरीदेगा तो वो आटा भी लाएगा, मसाले भी लाएगा, दाल भी लाएगा। साहब कहां से लाएगा? विजेंद्र जी, अब आपने जो खाद्य तेल की बात की है, तो मुझे लगता है हमको इन्फ्लेशन को पूरे व्यापक रूप में चर्चा करनी चाहिए कि इन्फ्लेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या बना हुआ है। पिछले 2 महीनों से इन्फ्लेशन 6% के आसपास है। अन्यथा अगर हम देखें तो पूरे कार्यकाल में 2014 से लेकर के अभी तक इन्फ्लेशन 5% के नीचे बना हुआ था। और यही मनमोहन सिंह की सरकार की अगर हम बात करें तो इनके पूरे कार्यकाल में 8% से ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन था। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं आपसे, आप चेक कर लीजिएगा। और इनके अरे साहब छोड़िए ना, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे ही कंपेयर करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं डिबेट ही करूं, तो चलिए डिबेट करते हैं। सर जरा मुझे बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में पेट्रोल का प्राइस क्या था, डीजल का प्राइस क्या था, सरसों के तेल का प्राइस क्या था, आटे का प्राइस क्या था, दाल के प्राइस क्या थे? देखिए, जरा बताइए सर। पेट्रोल डीजल की जहां तक मुझे जानकारी है, पेट्रोल डीजल 84 रुपए तक गया, 84 रुपए तक पेट्रोल गया इनके जमाने में। और उस वक्त क्रूड ऑयल के दाम कितने थे? $121 प्रति बैरल, जो आज $67 प्रति बैरल है। और पेट्रोल के प्राइस क्या है? 100 रुपए से ऊपर। देखिए विजेंद्र जी, अगर हम क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें तो इस साल के 1 जनवरी से लेकर के अभी तक क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग 33 से 35% बढ़ चुका है। वाहियात सर, माफी के साथ कह रहा हूं सर, आप मुझे बढ़ोतरी मत बताइए, आप मुझे कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करके दीजिए। आरसी चौधरी जी, मैं आज बिल्कुल डिबेट करने के मूड में नहीं था, क्योंकि यह दर्द है जनता का। वो समझ नहीं पा रही कि वो तेल खरीदे, दाल खरीदे, आटा खरीदे, मसाला खरीदे। मनरेगा बंद है, गरीबों का हाल क्या से क्या हो रहा है और हम इन आंकड़ों के बीच में उलझे हुए हैं। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आज जो परिस्थितियां हैं इस देश के अंदर, राज्य के अंदर, तेल की तलवार और महंगाई की मार दोहरे घाव कर रही है। एक तरफ लोग अपना रोजगार खो रहे हैं, महंगाई की दर बढ़ रही है, और किसी का रोजगार बचा है तो सिर्फ इतनी कि वो सांसों के भरोसे जिंदा रह पाए, उसकी वेतन कटौती हो रही है जी। इसलिए ये तीनों जो चीजें हैं, निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति, और इन तीन के साथ साथ में किसी के परिवार में बीमारी पे असंख्य खर्चा, आमदनी आपकी खत्म, और फिर ये महंगाई बढ़ जाती है तो उसका जीवन दुष्भर हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो बात कही, उन्होंने जो वेट का जिक्र किया, तमाम जो चीजें जिक्र किया, आपने ये पूछा कि खाद्य पदार्थ की जो तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है। केंद्रीय बजट 2020 का, उसके अंदर हम 60% दलहन और खाद्य तेल आयात करते हैं। आयात हमारा जो शुल्क लगता है उस पे केंद्र की सरकार ने देश के अंदर पहली बार एग्रीसेस लगाया। एग्रीसेस कितना है? 17% से लेके 20% तक का। अगर ये एग्रीसेस घटा लिया जाता, अगर इंपोर्ट बढ़ा लिया जाता, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी में आपने राहत दी, जो और चीजों पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी में राहत दी, अगर इसमें भी आयात शुल्क घटा दिया जाता तो निश्चित रूप से तेल तलवार की तरह काम नहीं करता। दूसरी साथी ने मेरे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का, मैं आपके बीच में यह कहना चाहूंगा, 1947 से लेकर 2014 में जब यूपीए की सरकार गई थी, तब पेट्रोल का भाव प्रति लीटर 2014 के दिन 56 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर था। आज के आंकड़े मुझे बताने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति अपना पता कर ले। मैं ये कहना चाहूंगा कि पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी वो 9.14% थी, 9.14 रुपए प्रति लीटर, और डीजल पे थी 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। आज वो बढ़ के डीजल की कितनी होगी? 33 रुपए 30 पैसे, 3 से 33 रुपए 30 पैसे, और पेट्रोल पे 34 रुपए 50 पैसे। मतलब 277% पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, परसेंटेज की बात करते हैं ये, और डीजल पे 859% बढ़ाई। मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल पे जो ड्यूटी बढ़ती है उसकी पूरे देश की आबादी को प्रभावित नहीं करती, लेकिन अगर डीजल पे बढ़ता है तो डीजल से आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, तमाम चुनौतियां आपके सामने हैं। इस देश के अंदर इस आपदा के अवसर में, आपदा की चुनौतियों के बीच में जब आप सांसों पे टैक्स लगा रहे हैं, उसी समय आप अपने ट्रिलियंस के अंदर, इस बजट में ये कह रहा है 3.48 ट्रिलियन
5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने या ना बने, लेकिन इतना इस पेट्रोल और डीजल से कलेक्ट करेंगे एक्साइज ड्यूटी के तौर पे, जी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। आज लोगों को राहत की जरूरत है क्योंकि वो नौकरियां खो रहे हैं। आज उनको जरूरी है क्योंकि उनकी वेतन की कटौती हो रही है। आज उनको जरूरी है क्योंकि दवाई पे उनका खर्चा हो रहा है। आज उनके तमाम जो खर्चे हैं वो बढ़े हुए हैं। इसलिए इस आपदा के तौर में इसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि संवेदना खत्म हो गई और किस प्रकार से जो नतीजे हैं वो आपके सामने। संवेदनाएं तो खत्म हो चुकी हैं, नहीं होता तो ये सब नहीं होता। किशोर टांग जी, व्यापारी तबका, खासकर जो छोटे रोजगार करते हैं, जो छोटा व्यापार करते हैं, व्यापार वैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जिनकी आमदनी दैनिक हिसाब से कम होती है। सर, लंबे वक्त से 42 दिन हो चुके हैं, सब बंद पड़ा हुआ है, जैसे तैसे वो अपना खर्चा चला रहे हैं। सेविंग बीते साल ही खत्म हो चुकी है, कोरोना की वजह से वैसे मार पड़ी हुई है, दवाइयों के खर्चे अलग बढ़ गए हैं। अब अगर ऐसे में पेट्रोल 100 रुपए खरीदना पड़े, गैस सिलेंडर 800 रुपए से ऊपर खरीदना पड़े, सरसों का तेल 180 रुपए लीटर खरीदना पड़े, दाल 100 रुपए किलो खरीदनी पड़े, साहब घर कैसे चलता है? सबसे बड़ी परेशानी, और हम अपने आप को दुकानदार ठगा हुआ ये महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम डिबेट में आते हैं और कांग्रेस बीजेपी की डिबेट देखते हैं, सुनते हैं ना साहब, बीजेपी सारी जिम्मेवारी कांग्रेस पे डाल देती है और कांग्रेस बीजेपी पे डाल देती है। हम दुकानदार ये सोच रहे हैं, आज राजस्थान के अंदर लगभग आप मान के चलो 35 लाख दुकानदार हैं। एक जिले में हम एक लाख दुकानदार भी माने हमारे, 33 लाख दुकानदार ये ठगा महसूस करते हैं कि हम दोष इसको दें या इसको दें, खुद को दे और लेते हैं सर। ये दोनों सरकारें मिलके तेल निकाल रही है जनता का, और जनता की गालियां हम दुकानदारों को पड़ रही है। आज तेल का पीपा 2500 रुपए का हो गया। दुकानदार को एक तेल के पीपे के ऊपर पहले भी 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए होलसेलर को मिल रहे थे, आज भी उसको 10 रुपया मिल रहा है। पहले 1800 का तेल का पीपा था, अब वो 2500 का हो गया। ग्राहक की जेब से 700 रुपया ज्यादा जा रहा है। आप ये देखिए कि वो 700 गालियां उन दुकानदारों को बोलता है। ये दुकानदार बोलता है कि साहब इसमें हमारी गलती क्या है? अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पैकिंग का बढ़ गया, या मान लो किसी और कारण से दाम बढ़ा दिया सरकार ने, तो हमारे पास तो हमारा मार्जिन तो क्या है, वो 10 रुपये ही है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जहां पहले एक तेल का ट्रक हमारे को 5 लाख में आता था, वहां हमारा 6 लाख रुपए के अंदर आ रहा है, और हमारी कमाई वो की वही है। एक चीज। दूसरा, हमको क्या नुकसान है कि हमारी सेल घट गई। पहले अगर हम 10 पीपे रोज के बेचते थे और उस पर हम कमाते थे 100 रुपए, अब 5 पीपा बिक रहा है और 50 रुपए कमा रहे हैं, और बदले में 700 गालियां सुन रहे हैं हम। तो जनता की सारी गालियां, मैं समझता हूं इन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, ये दोनों सरकारों ने, कि जितनी गालियां है हमारे हिस्से की वो सारी इन दुकानदारों को मिलनी चाहिए जी। अब इन्होंने अभी जो ये लॉकडाउन खोला है, सुबह 6 बजे से 11 बजे का टाइम, विजेंद्र जी आप मुझे समझाइए, आम पब्लिक, उसमें व्यापारी भी शामिल है, 7 से, और ये समझ लो आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे वो अपने बेचारे नहा धो के, उनके नित्य कर्म का टाइम होता है, ठीक है साहब। आदमी वॉशरूम काम में नहीं ले सकता, दुकानदार, इन्होंने उठा के दुकानें 6 बजे खुलवा दी। अब वो बेचारा आदमी क्या करता है, आज अगर आपने स्टैटिक्स या अगर आपके किसी रिपोर्टर ने देखा हो, दुकानदार बेचारे 6 बजे फटाफट अपने पहुंच गए। बॉडी का जो सर्कुलेशन है या बॉडी की जो फंक्शन है, जो आज 40 साल 50 साल से है, वो आप इनके सरकार के कानून के हिसाब से एक दिन में नहीं बदल सकती। उसने बेचारे ने दुकान खोल दिया, अब 6 बजे 7 बजे वो, तो कुछ बेहतर है सर। आप मेरी बात तो सुनिए, वैसा बड़ी मैं जमीनी बात कह रहा हूं आपको। आप ये देखिए कि वो बेचारा दुकान खोल दी, उसको अब सुबह प्रेशर अगर आ गया है, इनके बाजारों के अंदर इतने कोई सुविधा नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है, वो बेचारे व्यापारी कहाँ जाएंगे? प्रेशर तो तब आएगा जब खाएंगे। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो खा ही नहीं पा रहे। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, उसका तो मैंने आपको जवाब दिया ना, उनका कि ये जितना तेल निकाल रहे हैं, ये सरकारों के पास में कमाई का कोई साधन नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ा के, और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ा के अपना जितना घाटा और अपना खर्चा वो निकाल रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ गोपाल सिंह रूंदिया जी। सर, हाथ जोड़कर मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे दर्शकों को आप समझा दीजिए कि जब क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हों, उस दौरान पेट्रोल के दाम बढ़ते कैसे हैं। एक तो ये गणित समझाइए, और दूसरा ये गणित समझाइए कि 2 मई से पहले दाम नहीं बढ़े और 2 मई के बाद से 18 बार बढ़ गए। ऐसी क्या मजबूरी आई, ऐसा क्या बदल गया?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इतने क्रूड ऑयल के भाव नहीं बढ़े हैं जो वर्तमान में यहाँ रेट चल रही है। जी राजस्थान को आप देखा जाए तो वेट की वजह से ये पेट्रोल डीजल काफ़ी प्रभावित है, जबकि एक समझदारी का सिस्टम ये है कि पड़ोसी राज्यों को देखा जाता है कि उनका वेट क्या है, मेरा राज्य क्या प्रभावित होगा, मेरे को क्या वेट रखना चाहिए, तो उसका ध्यान साहब, रखे मैं तो ये बगैर कह रहा हूं कि अगर केवल 100 रुपए कुछ की लोगों जगह की 92 राय कर पे दिया जाए, मान सरकार ने लीजिए, जिस चलिए हिसाब मान से लीजिए मैं राजस्थान पड़ोसी से राज्य जो के वेट- बराबर कर देता हूं, 92 रुपए कर देते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि 92 भी कैसे हो रहा है जब क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं 2014 के मुकाबले वो आधे हो गए हैं, तो साहब 92 भी आम आदमी क्यों दे? 92 का आंकड़ा कम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल गिर रहा है तो जो इसका बेसिक मूल्य है वो भी गवर्नमेंट को गिराना चाहिए, न कि उस मूल्य को स्थायी लेके बैठ जाए। जो इन्होंने नियम बनाया था कि जब रेट क्रूड ऑयल का बढ़ेंगे तो हम रेट बढ़ाएंगे, जी पर वापस इसके भाव उतारते समय उन चीज़ों का कोई गौर नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा कि संडे को भी भाव बढ़ रहे हैं, शनिवार को भी भाव बढ़ रहे हैं, जबकि वर्ल्ड वाइज ये चीज़ें यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव नहीं बढ़ रहे हैं तो आप भाव कहाँ से टैली कर रहे हो और कहाँ से इसके भाव बढ़ा रहे हो? जी तो इनसे ये कोई पूछने वाला नहीं है कि आप रेट है ये कहाँ से ले रहे हो, अच्छा, एक और किस चीज बेस बताइए को साहब, मानकर अगर देश के आप अंदर ये रेट चुनाव को हो, बढ़ा रहे हो। अगर देश के अंदर चुनाव जो हो तो सरकार क्या का इंटरनेशनल बाजार अपने क्रूड ऑयल को रोक देता है, उसके दाम को रोक देता है? ये जानना चाहता है हर कोई कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तब दाम नहीं बढ़ रहे होते, उल्टा 2-4 रुपए कम हो जाते हैं, तो क्या बाहर की इंटरनेशनल क्रूड मार्केट राजस्थान या देश के चुनाव पर निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं करता साहब। वो अपने क्रूड ऑयल के भाव केवल हिंदुस्तान के इलेक्शन को देखकर बढ़ाए या घटाए नहीं जाते हैं। जी वो अपना व्यापार अपने हिसाब से करते हैं। ये यहाँ की सरकार तय करती है कि मुझे इस समय कितने भाव बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। भाव बढ़ाने से हमें यदि कोई नुकसान होता है तो वो भाव बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होती है। जब लगता है कि हमें कोई नुकसान नहीं है तो पिछला घाटा भी भरपाई के लिए भाव बढ़ा के बैठ जाते हैं। जी। जबकि जो चीज तय की हुई है उस हिसाब से चलना चाहिए। भाव बढ़ते हैं तो बढ़ाओ और घटते हैं तो उसी अनुपात में भाव घटने चाहिए। साहब दिल तो पर हाथ घटाने में रखकर कभी बताइए, इस फॉर्मूले क्योंकि को लागू आज नहीं मैं इस किया डिबेट जाता को है। सिर्फ आम आदमी के लिए कर रहा हूं। आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, जिस तरीके का क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहा है, वर्तमान स्थिति में कितने दाम होने चाहिए पेट्रोल के और कितने दाम होने चाहिए डीजल के? जिस हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भाव चल रहे हैं उससे अपने यहाँ रेट है वो बहुत अधिक है। जी उस अधिकता के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंटों का जो वेट है ये इन चीज़ों को बहुत प्रभावित करता है। अभी पीछे बताया था कि कितना वेट था, कितनी एक्साइज थी, वो तो सर हम और अभी भी बता इसमें रहे है हैं। आप जो उपकर लगा रहे हो जी। सड़क विकास उपकर, तो वो भी आपका बहुत वो तो हम अभी भी अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए कि खेल चल कैसे रहा है, उसको किस तरीके से लूटा जा रहा है। लेकिन अगर इसको 2014 के साथ कंपेयर कर लें तो किसी भी सूरत में प्राइस 50-55 से ऊपर नहीं होना चाहिए। गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो साहब। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आशीष चतुर्वेदी जी साहब, गांव बस्ती में कहावत कही जाती है कि कमर को सिर्फ उतना झुकाइए जितना वजन सहन कर पाए, उसके बाद कमर टूट जाती है, आदमी टूट जाता है। हम उस सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं, जनता पहुंच चुकी है कि जितनी कमर झुका सकते थे झुका ली गई है, अब झुकाएंगे तो टूट जाएगी। ऐसा मत कीजिएगा कि देश विकलांग हो जाए। नहीं, देखिए विजेंद्र जी, जहां तक महंगाई की बात है तो केंद्र सरकार ऐसा नहीं संवेदनशील है, लेकिन हमको बुनियादी बातों को समझना पड़ेगा। आप सरकार को कठोर कर दीजिए, हमें संवेदनशीलता नहीं चाहिए। कमर तोड़ दी नहीं, संवेदनशीलता के चक्कर में। आप कुछ बुनियादी बातों को तो समझिए विजेंद्र जी। जी हमको देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है और जो सोशल साहब, कबूतरों सेक्टर को में जो पालोगे रिफॉर्म्स क्या चल रहे उसमें? हैं। जब आम आदमी नहीं रहेगा कबूतर पालेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आम आदमी का देखिए कि ऐसा है कि
हमको बहुत बड़ा खर्चा डिफेंस पर, उसके बाद बहुत बड़ा खर्चा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फिर किसान सम्मान निधि पर, करोड़ों लोगों के जो घर बनाने उस पर, जल शक्ति मिशन पे इन पे खर्च करना पड़ता है। आप देखिए कि ये तो हमको आप स्वीकारना ये कह पड़ेगा रहे हैं कि ये सारे काफी- काम अचानक से शुरू हो गए हैं, पहले ये सब नहीं होता था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप बताइए ना मुझे कि 2014 के बाद के जो काम है वही बता रहा हूं मैं आपको। जल शक्ति मिशन, अगर हमने एक ध्येय लिया है कि हम प्रत्येक घर में जल से नल देंगे, जी। एक महत्वाकांक्षी योजना ली है कि हर गांव में बिल्कुल बिजली सही बात है पहुंचाएंगे। आपकी, आप होना देखिए, चाहिए। लेकिन ये बताइए, आप ये भी जानते होंगे कि अगर खाली पेट में जल जाएगा तो वो पेट में दर्द करता है, फायदा नहीं आप पहुंचाता। देखिए विजेंद्र जी, एक बात और समझिए, देखिए विजेंद्र जी, आज देखिए 80 करोड़ लोगों को आज मोदी सरकार, आज भी पिछले एक साल से ज्यादा हो गया है, आप देखिए उनको प्रति माह आप 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, प्रति माह 1 किलो जो है आप उनको चना दे रहे हैं। तो भारत में एक बहुत बड़ा जी। तबका है जो रोज सुबह इसलिए जाता है कि उसका पेट भर जाए। आप देखिए क्या इन 80 करोड़ लोगों की मोदी सरकार अच्छा, चिंता मुझे एक नहीं बात कर रही है बताइए, क्या? उस आटे का क्या करें? गोली बनाएं और सूरज की रोशनी में पकाएं? 800 रुपए का सिलेंडर कहां से खरीद के लाए आदमी? 180 रुपए का तेल कहां से खरीद कर लाए आदमी? आप या सुबह देखिए- 4 चने चबा लिए जाएं और पूरा दिन निकल जाएगा? विजेंद्र जी, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उज्ज्वला गैस योजना में जो 13 करोड़ कनेक्शन है, उनको 3-3 सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं इस कोरोना काल में, मुफ्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको सब्सिडाइज रेट भी देना नहीं पड़ा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए। तो ऐसा जी। नहीं है, सरकार देखिए एक बहुत बड़े जो निम्न जो तबका है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उसके प्रति सरकार शुरू से संवेदनशील है और आगे भी रहेगी। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि जो गरीबी दिखाई दे रही है वो शायद दिखाई नहीं दे रही है, लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कह रहे होंगे फिर आप। लोगों को शौक चढ़ गया है इंदिरा रसोई में जाके खाना खाने का, एक वक्त खाना खाने का शौक चढ़ गया होगा सर। नहीं, देखिए कोई शौक वाली बात नहीं है कि सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो वो एक योजना है जो हमने लागू की, उसका नाम बदल के वापस चालू किया, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे तबके के लिए जिसको की आवश्यकता है उसके लिए चालू की थी। अगर लोग वहां जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये चालू किसके लिए की है? उन एक लोगों ऐसी के लिए की है आत्मनिर्भरता है जिनको जो की- बनाने की बात की जाती है, जिसमें आदमी इतना भी आत्मनिर्भर नहीं कि खुद कमा के खा सके, या इतना ही कमा सके जिससे खा सके। आरसी चौधरी जी, सर मुझे बहुत ज्यादा इससे लेना देना नहीं कि कौन सी सरकार कहां काम करती है, मुझे इससे मतलब है कि आम आदमी जो घर के अंदर है उसके वहां खाना पकाने के लिए मूलभूत चीजें तो हों, इसके लिए क्या किया जा सकता है? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि दर्शक देख रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें रखी, अगर उनकी तथ्यपरक बातें होती तो उनको जवाब देना चाहिए था। लेकिन आपने जो कहा कि मैं इस डिबेट को, ये आम आदमी की डिबेट है, ये डिबेट उस घर के व्यक्ति की डिबेट है जो एक दिन शाम को निवाले के लिए सोचता है। जो आपने उदाहरण दिया कि बच्चे कंकर की आवाज सुन के धैर्य के साथ रात को सो जाते हैं और दूसरे दिन की प्रतीक्षा करते हैं, मैं संवेदनशीलता के साथ में जवाब दे रहा था और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि व्यवधान डालूं। जी। दोनों ही हमारे, चाहे व्यापार संघ के नेता है चाहे दूसरे हैं, इनके लगा कि हमें प्रॉफिट का जो चीज है, 3 चीजें आएगी। जो एक टिन है उसमें 700 रुपए पर टिन बढ़ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आयात कौन करता है, केंद्र आयात की अनुमति कौन देता है, आयात शुल्क कौन लेता है, आयात शुल्क के ऊपर एग्रीसेस कौन लगा रहा है? ये एग्रीसेस 2020 से ही क्यों शुरू हुआ? जब आपकी आमदनी जाती रही, जब आपकी नौकरी जाती रही, जब आप बीमारी से त्रस्त हैं, इन सब के बीच में ये तमाम जो बातें हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता को और राज्य की जनता को समझ में आना चाहिए। राज्य को उन्होंने जीएसटी लागू की, एक आधी रात को संसद खोल के और ताला पीटा और उन्होंने कहा कि राज्य का जो हक का जो पैसा है उसका 10% एक्सेशन के साथ में हम देंगे। इसी चैनल पे आपके साथ में मैंने कही और आपने कहा एक्ट ऑफ गॉड कह के और उसको नकार दिया। अगर आप कमाते हैं पैसा और अपने परिवार को देंगे नहीं तो वह कैसे जीवन चला पाएंगे, कैसे चीजें कर पाएंगे? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी भूखा नहीं मर रहा, सरकारें भी भूखी मर रही है? नहीं, सरकार ने ऐसा किया ना, इसी चैनल पे आपके सामने किया था। आपने कहा एक्ट ऑफ गॉड के कारण जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो नहीं दिया, इसी चैनल पे डिबेट की। जी। तीसरा मैं कह रहा हूं कि एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ी है, 869% डीजल पे बढ़ी है सर, डीजल पे, पेट्रोल पे कम बढ़ी है। तो ये मार किस पे है? आम आदमी पे मार है, गरीब पे मार है। जो गरीब 1 लीटर पेट्रोल लेता है, डीजल लेता है, उस पे मार है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर टांक जी आपका भी शुक्रिया, आशीष जी आपका भी शुक्रिया, गोपाल जी आपका भी शुक्रिया। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे, वो दिन कभी तो आएगा जब हर चेहरा मुस्कुराएगा।